हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जो भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं वो जानते हैं, और जो नए विजिटर हैं वो भी जानते हैं कि ये जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी के एंड साइंस की वीडियोज़ बनाती हूँ एंड फूड साइंस की वीडियोज़ बना रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो अभी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, जिसमें मैंने आरबीसीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा डिटेल में बताया हुआ है। कंटेंट आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिलेगा, ओके, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है और समरी में है। ओके, जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सभी कुछ है। तो चलिए, अब मैं आज लेकर के आई हूँ WBCs, इट मीन्स वाइट ब्लड कॉर्पसेस, और ये ल्यूकोसाइट्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, जो वाइट बीसीज या ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ओके, इन्हें वाइट ब्लड कॉर्पसेस भी कहते हैं। और इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं क्योंकि ये कलरलेस होती हैं, इनमें कलर नहीं होता है। ओके, नाउ TLC। तो TLC की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ TLC। तो TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, नंबर ऑफ WBCs पर MM³ 8,000 to 11,000 पर MM³ होते हैं। एंड DLC इज़ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट नंबर एंड परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट इन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। नाउ एसिडोफिल्स का परसेंटेज है, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, परसेंटेज जो एसिडोफिल्स का है 4% ऑफ TLC है, एंड बैसोफिल इज़ 0.5% to 1% ऑफ TLC, न्यूट्रोफिल्स आर 65 to 70% ऑफ TLC, एंड मोनोसाइट्स आर 4 to 8% ऑफ TLC, एंड लिम्फोसाइट्स आर 25 to 30% ऑफ TLC। तो जो ल्यूकोसाइटोसिस है फ्रेंड, ये क्या होता है अब यहाँ पे देख लेते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस इज़ इंक्रीज इन TLC। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में इंक्रीज़ हो जाता है तो ये ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है, और ये जो कंडीशन है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में होता है। नाउ ल्यूकोसाइटोपेनिया, व्हाट इज़ ल्यूकोसाइटोपेनिया? डिक्रीज इन TLC। नॉर्मली TLC इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज होता है, बट टाइफॉइड एंड एड्स में TLC डिक्रीज होती है। ल्यूकीमिया, व्हाट इज़ ल्यूकीमिया? abnormal increase in TLC more than 1 lakh, it is called as blood cancer। ओके, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म ल्यूकोसाइट्स इज ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पे इनके 2 टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। पहला तो ग्रैन्युलोसाइट है। ओके, ग्रैन्युलोसाइट में जो साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेसिफिक डाई से स्टेन किए जा सकते हैं। नाउ जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, तो मल्टी लोब न्यूक्लियस है। एंड लोब्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो लोब्स हैं वो कई हैं, इसीलिए इनको मल्टी लोब्ड कहा गया है। और ये जो लोब न्यूक्लियस होता है इसकी प्रेजेंस होती है, इसीलिए इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियेटेड वाइट बीसीज भी बोला जाता है। नाउ ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और ये फॉलोइंग टाइप्स के हैं, तो इनके भी टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स 4% ऑफ TLC है। एमेबॉयड होते हैं ये शेप में, इनका साइज़ 10 to 14 माइक्रोन होता है। लाइफ स्पैन 14 आवर्स का ही होता है। नाउ यहाँ पे जो इनका लाइफ स्पैन है वो 14 आवर्स ही होता है, अभी मैंने बताया। ओके, तो और ये जो साइटोप्लाज्म में इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी, ये साइटोप्लाज्म में जो एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एक एसिडिक डाई ईओसिन से स्टेन किए जा सकते हैं। ओके, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बॉडी को एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो ये बॉडी को एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ एसिडोफिल्स, अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये जो कंडीशन है ये इओसिनोफिलिया कहलाती है, और ये टेनियासिस, एस्केरियासिस या हे फीवर ये जो है कॉज में ऐसा होता है। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बैसोफिल्स की। तो बैसोफिल्स 0.5 to 1% ऑफ TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं, मिनिमम होते हैं नंबर में। इनका शेप भी अमीबॉइडल होता है, इनका साइज़ 8 to 10 माइक्रॉन्स होता है, एंड ये स्मॉलेस्ट ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, इनका लाइफ स्पैन 10 आवर्स का होता है। और ये जो है साइटोप्लाज्म में बाइसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। इन देयर साइटोप्लाज्म बाइसोफिलिक ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, और ये स्टेन किया जा सकते हैं विद बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू।
ओके। एंड नाउ जो इनका न्यूक्लियस है वो 2 या 3 लोब में डिवाइडेड होता है और ये एस शेप्ड का होता है। तो मेनली जो इनको आइडेंटिफाई करते हैं इनकी कैटेगरी को, वो इनके न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म से करते हैं। तो देखिए जो मेन फंक्शन होता है ये होता है सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। नाउ ये लीवर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड हीट्रोफिल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रोफिल्स एंड हीट्रोफिल्स हैं, इनको देखते हैं। ये 65 to 70% टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, मैक्सिमम होते हैं नंबर में, अमीबॉइड होते हैं शेप में, साइज है 10 to 12 माइक्रोन मीटर, लाइफ स्पैन इनका 12 आवर्स का है। और इनके साइटोप्लाज्म जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक डाई से स्टेन किया जा सकते हैं। इनका न्यूक्लियस 3 to 5 लोब्स में डिवाइडेड होता है। सो जो मैक्सिमम लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स में ही होते हैं, यानी इसमें सबसे ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो लोब्स की काउंटिंग होती है न्यूट्रोफिल्स में, ये अर्नेथ काउंट कहलाती है। ये एक्टिव होते हैं, मोटाइल वाइट डिसीज होते हैं। नाउ इनको जब इनको स्क्वीज करते हैं ये बाहर आते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन टिश्यू। नाउ ये जो फिनोमेना है वो डायपिडेसिस कहलाता है, इनका स्क्वीज आउट करके बाहर आने का। एंड फाइगोसाइटोसिस होते हैं करते हैं ये, तो ये फैगोसाइटिक होते हैं इन नेचर। नाउ ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस को फैगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट है ये जो इनका स्मॉलर साइज है एंड फैगोसाइटिक नेचर है, तो ये माइक्रोपोलिसमैन कहलाते हैं। नाउ ये सेक्स डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। ये फीमेल न्यूट्रोफिल्स में बा बॉडी अटैच्ड होती है लोब न्यूक्लियस से, जो कि एक टाइप का मॉडिफिकेशन बना होती है ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो ये एक्स क्रोमोसोम का मॉडिफिकेशन होती है, दैट इज बार बॉडी। नहीं, बार बॉडी मेल में एब्सेंट होती है। ए ग्रैनुलोसाइट्स, नाउ 2 कैटेगरी बताई थी, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं इनका साइटोप्लाज्म क्लियर एंड ग्रैनुलर होता है, न्यूक्लियस लोब्स में डिवाइडेड नहीं होता है, इसलिए मोनोन्यूक्लियर WBCs कहलाते हैं। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं एंड ये 2 टाइप के होते हैं। मोनोसाइट्स 4 to 8% ऑफ TLC एंड इनका साइज 12 to 20 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट ब्लड कार्पसल्स होते हैं मोनोसाइट्स। इनका लाइफ स्पैन जो है ये इन ब्लड वो लेस देन 24 आवर्स होता है, लेकिन इन कनेक्टिव टिश्यू ये वीक या मंथ तक हो सकता है। नाउ इनका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड एंड बीन शेप्ड हो सकता है, किडनी शेप्ड या बीन शेप, सीड शेप कहा जाता है इसे। इनमें पार ऑफ डायपिडेसिस प्रेजेंट होती है और ये एक्टिव मोटाइल WBCs हैं। इनका नेचर फैगोसाइटिक होता है। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय फैगोसाइटोसिस, ये इसीलिए ये मैक्रोपोलिसमैन कहलाते हैं। नाउ ये स्कैवेंजर ऑफ ब्लड भी कहलाते हैं, क्योंकि ये डैमेज्ड या डेड माइन्यूट बिट्स ऑफ ब्लड कार्पसल्स को एनगल्फ कर लेते हैं। नाउ लिम्फोसाइट्स तो 25 to 30% ऑफ TLC, एमीबॉइडल शेप है एंड जो इनका साइज़ है वो 6 to 16 माइक्रोमीटर है, स्मॉलर वाइट BCs हैं। एंड लाइफ स्पैन इन ब्लड 5 to 7 डेज़ है या फिर लेस देन 10 डेज़ है, बट कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये मंथ या होल लाइफ तक रह सकते हैं। नाउ लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म वो एज द पेरिफेरल लेयर। नाउ लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स की होती हैं एंड लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की हैं और ये हैं T लिम्फोसाइट्स। ओके, ये T लिम्फोसाइट्स हैं तो ये बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, बट ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन T लिम्फोसाइट्स ये 3 टाइप्स की होती हैं। T किलर या साइटोटॉक्सिक, डायरेक्ट ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल करती हैं। एंड T हेल्पर होती है, वो बीन्स लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंड T सप्रेसर होती है, ये T किलर को सप्रेस करती है एंड प्रोटेक्ट करती है इम्यून सिस्टम को। नाउ B लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है और ये बोन मैरो में मैच्योर होती है। और इसका फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना एंड सब ट्रांसपोर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं और अदर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। एंड जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें स्पिंडल कार्पसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सिर्फ मैमल्स में ही पाई जाती हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक होती है, और दूसरे वर्टिब्रेट्स में स्पिंडल कार्पसल्स की प्रेजेंट होती है। नाउ ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड ये मेगा कैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मैरो से डिराइव्ड होते हैं।
शेप जो है प्लेटलेट्स का ये डिस्क लाइक है, ओवल शेप्ड है या फिर बाइकॉन्वेक्स हो सकते हैं। जो स्पिंडल कार्पसेल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड के होते हैं एंड राउंड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है एंड इन देयर साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिथाइलिन ब्लू से स्टेन्ड हो सकते हैं ना। जो मैक्सिमम पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन से जो है वो कंपोज्ड होता है, जो इनका मैक्सिमम पार्ट होता है। नाउ अब इनका जो साइज़ है ये है 2 to 3 माइक्रोमीटर, लाइफ स्पैन 2 to 4 या 4 to 5 डेज़ का है। नाउ काउंट है इसका 1.5 to 4.5 लाख पर mm³ एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स आर इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, नाउ क्रिटिकल काउंट जो है ये है थ्रोम्बोसाइट का 40,000 पर mm³ है एंड अगर नंबर इनका लेस होता है देन क्रिटिकल काउंट, देन तो जो रेड स्पॉट या रैशेज अपीयर हो जाते हैं और इसे कहते हैं पप्यूलर डिजीज़। नाउ फंक्शन इनका है ये जो एंडोथीलियम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की उसे रिपेयर करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। ओके, प्लेटलेट प्लग बना करके इसको रिपेयर करने का काम करते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। नाउ ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिंथेसिस करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये सेरोटोनिन का भी सिंथेसिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है ब्लड क्लॉटिंग की। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो ब्लड का फ्लो होता है फ्रॉम द कट या वुंड, जब कोई कट हो जाता है, चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम वो वहाँ पे जो ब्लड होता है वो स्टॉप हो जाता है, इसे कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नाउ जो ब्लीडिंग टाइम है जनरली 1 to 3 मिनट्स का होता है एंड क्लॉटिंग टाइम 2 to 8 मिनट होता है। तो कुछ टाइम जो क्लॉट होता है वो फॉर्म होता है और ये ब्लड वेसल पे इंटैक्ट होता है विच आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं। एक तो थ्रोम्बस क्लॉट है एंड एक एम्बोलस क्लॉट है। तो जो थ्रोम्बस क्लॉट है वो स्टैटिक क्लॉट्स होते हैं जो बिगर एंड बिगर होते हैं एंड अल्टीमेटली ये ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। और ये जो क्लॉट फॉर्म होता है वो कोरोनरी वेसल में जो क्लॉट फॉर्म होता है ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहलाता है जो हार्ट अटैक कर सकता है। नाउ अगर ये ब्रेन में भी पाया जाता है तो ये सिफेलिक थ्रोम्बस होता है और ये पैरालिसिस कर सकता है। नाउ इम्बोलस क्लॉट तो मूविंग डॉट्स होते हैं जो कि ब्लड के साथ फ्लो करते हैं और अल्टीमेटली ये ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। नाउ ये मोर हार्मफुल होते हैं दैन दी टू देयर मूविंग नेचर, क्योंकि इनका नेचर जो है वो मूविंग होता है, इसीलिए थ्रोम्बस क्लॉट से ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं या हार्मफुल होते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म आ गई है। नाउ देखिए ये जो है मैकफर्लिन एंड को वर्कर्स ने प्रपोज किया था और ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 स्टेप्स में ब्लड की क्लॉटिंग होती है। नाउ ये सबसे पहला जो स्टेप है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज़ है। नाउ जो इंजर्ड टिश्यूज़ हैं वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन का सिंथेसिस करते हैं एंड प्लेटलेट्स का सिंथेसाइज करते हैं। ओके, और जो प्लेटलेट्स का जो सिंथेसिस होता है ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। नाउ ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये दोनों टाइप के जो थ्रोम्बोप्लास्टिन हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करते हैं एंड यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट आयन है वो है कैल्शियम 2+ आयन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ थ्रोम्बोकाइनेज ये जो एंजाइम है ये हिपैरिन को इनएक्टिवेट करता है। क्यों? क्योंकि जो हिपैरिन है वो एंटीकोगुलेंट एंजाइम है, ये ब्लड की क्लॉटिंग को नहीं होने देता है, तो इसीलिए इसको इनएक्टिव करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये एंटी हिपैरिन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये जो स्टेप है ये कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन है। नाउ जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अगेन यहाँ पे कैल्शियम आयन प्रेजेंट रहेगा। नाउ थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। नाउ जो फाइब्रिनोजन है वो सोल्युबल प्रोटीन है प्लाज्मा की एंड थ्रोम्बिन प्रोटीन ये मोनोमर जो हैं फाइब्रिनोजन के उनको पॉलीमराइज करके इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रिन बनाता है। नाउ जो फाइब्रिन फाइबर्स हैं वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं ऑन द कट जहाँ पे वुंड है या फिर कट है। नाउ इसमें ब्लड कार्पसेल्स ट्रैप्ड हो जाती हैं इस नेटवर्क में
और ये क्लॉटिंग कर देती है, तो ये ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है यहाँ पे। नाउ आफ्टर क्लॉटिंग जो पेल येलो लिक्विड पूज आउट हो जाता है या बाहर आ जाता है, इसे सीरम कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन है, तो यहाँ पे ये सीरम तक मैंने बता दिया है कि एक पेल येलो लिक्विड आता है बाहर, जिससे कि सीरम कहते हैं। नाउ ये इसमें एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस होती है। नाउ जो ब्लड कार्पसल्स, ब्लड माइनस कार्पसल्स, अगर ब्लड से कार्पसल्स को हटा दें, निकाल दें, तो ये प्लाज्मा बन जाती है। यानी प्लाज्मा में ब्लड तो होगा बट कार्पसल्स नहीं होंगी। नाउ प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दें, माइनस कर दें एंड लार्ज प्रोटीन को हटा दें, तो ये सीरम बनता है। ओके, तो सीरम सीरम इज़ प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन एंड लार्ज प्रोटीन। नाउ क्लॉटिंग फैक्टर्स, अब यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। 13 फैक्टर्स वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये फैक्टर्स मेनली लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये फैक्टर्स लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। विटामिन के, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए वो विटामिन के रिक्वायर्ड होती है। ये फैक्टर्स रोमन नंबर्स में होते हैं। नाउ यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं इनको देख लेते हैं। ओके, now first factor is fibrinogen, second is prothrombin, now thromboplastin, calcium ion cofactor in each step of blood clotting, proaccelerin, now unassigned accelerin hypothetically है ये, एंड यहाँ पे प्रोकन्वर्टिन एंड AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन एब्सेंट इन हीमोफीलिया ए। अगर हीमोफीलिया ए है तो उसमें ये नहीं पाया जाता। नाउ क्रिसमस फैक्टर, it is 9th number and Stewart Prower factor is 10th and PTA is important, plasma thromboplastin antecedent. Okay, and H-man factor become active by friction, and FSF factor fibrin stabilizing factor. Okay, नाउ यहाँ पे ब्लड फैक्टर्स जो हैं 13 हैं, ये आपको पता चल गया। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई थी फ्रेंड, उसको आप लोग पढ़िएगा। ओके, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग उसे याद करिए। ओके, एंड देखिए यहाँ पे जो कंटेंट के बारे में मैं कहूँगी कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, तो सो आप इसको यूटिलाइज़ करिए, बेनिफिट लीजिए इससे। चलिए फ्रेंड, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू।